मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, आज हम लोग अपनी स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जो हम लेक्चर कर रहे हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हम सीक्वेंस में ही बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। जिस सीक्वेंस में आपका जो गाइडलाइंस दी हुई है, हम लोग उसी सीक्वेंस में विद द बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन वर्क कर रहे हैं। तो चलिए जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, और टॉपिक है मेथड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। देखिए बच्चों, मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो एस्टिमेशन थ्योरी टॉपिक चल रहा है। एस्टिमेशन में भी स्पेसिफिकली हम लोग पॉइंट एस्टिमेशन थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब पिछली क्लास तक हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए बहुत सारे एस्टिमेटर्स हैं, तो वो जो बहुत सारे एस्टिमेटर्स हैं, उनमें से कौन सा एस्टिमेटर हमें चूज करना है, ये हमें डिस्कस करना था। तो उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड किए थे। ए क्राइटेरिया था अनबायस एस्टिमेटर, एक क्राइटेरिया था एफिशिएंसी। मैंने बोला था कि दो और होते हैं, कंसिस्टेंसी और सफिशिएंसी, जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सुधीर सर, जब कभी कभी आप ये कह देते हो कि पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करने के लिए आप सैंपल का मीन ले लीजिए, सैंपल का मीडियन ले लीजिए, पॉपुलेशन के वेरिएंस को एस्टिमेट करने के लिए आप सैंपल का वेरिएंस आप ले लीजिए, लेकिन ये आप तभी तक कह सकते हो जब आपको पता हो कि जो पैरामीटर है वो पॉपुलेशन का मीन है या पॉपुलेशन का वेरिएंस है। समझ गए? तो बहुत बार मेरे बच्चों ऐसा होता है, जब हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में ये जानकारी नहीं होती कि वो पॉपुलेशन का मीन बनेगा या पॉपुलेशन का वेरिएंस बनेगा या क्या बनेगा, तो उस केस में ये बता पाना कि हम सैंपल का क्या फंक्शन बनाएं जो कि पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर दे, ये एक टिपिकल टास्क बनती है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए साइंटिस्ट ने, स्टैटिस्टिशियंस ने कुछ मेथड्स डेवलप किए जिनसे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि पॉपुलेशन के इस पैरामीटर को हम किस एस्टिमेटर या किस स्टैटिस्टिक से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी मेथड्स। उसमें से दो मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि दो ही मेथड्स हमारे कोर्स में है। एक मेथड है मेथड ऑफ मूवमेंट्स एस्टिमेशन और दूसरा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो ये दो टेक्निक है जिनसे हम किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी पैरामीटर के लिए ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए सैंपल का क्या फंक्शन बनाया जाए, क्या एस्टिमेटर बनाया जाए। तो ये कुछ मेथड्स है हमारे पास। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब दोनों मेथड्स आप लगाते हैं तो दोनों से सेम ही एस्टिमेटर बन के आता है, और मेरे बच्चों बहुत बार ऐसा हो जाता है कि दोनों से डिफरेंट एस्टिमेटर्स बन के आते हैं। अगर दोनों से सेम ही एस्टिमेटर बन के आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों से डिफरेंट एस्टिमेटर्स बन के आ रहे हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन दोनों में से मैं कौन सा यूज करूं टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। उसके लिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्राइटेरियाज बताए हैं। जो अनबायस होगा, जो एफिशिएंट होगा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए जो सैंपल का फंक्शंस आप बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेगा, आपको कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन ऐसे ही मेरे बच्चों बन सकता है। बिल्कुल सिंपल है चीजें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम सबसे पहले बातें करते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स एस्टिमेशन। मेथड ऑफ मोमेंट्स एस्टिमेशन मेरे बच्चों ये कहता है कि आपने आरएथ मूवमेंट्स पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 में। आरएथ मूवमेंट्स दो कैटेगरी में डिस्कस होते हैं। एक होता है आरएथ मूवमेंट ऑफ सैंपल और एक होता है आरएथ मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन। आरएथ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन भी आप कैलकुलेट करते हैं, आरएथ मूवमेंट अबाउट मीन भी आप कैलकुलेट करते हैं, और आरएथ मूवमेंट अबाउट सम पॉइंट्स भी आप कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक लिटिल बिट डिस्कशन आपको देना चाहूंगा आरएथ मूवमेंट का। तो आरएथ मूवमेंट दो कैटेगरी में
डिसाइड होते हैं। सबसे पहला होता है सैंपल अर्थ मूवमेंट। सैंपल अर्थ मूवमेंट, ठीक है बेटा। सैंपल अर्थ मूवमेंट्स का मतलब होता है लेट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल, ठीक। देन अर्थ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए is defined as mu r dash or mr dash. These are two notations. This is equal to 1 upon n summation I goes from 1 to n xi minus a to the power r. मेरे बच्चों, ये सैंपल का अर्थ मूवमेंट है अबाउट सम पॉइंट ए, ठीक। तो आपने एक सैंपल लिया एन ऑब्जर्वेशंस का, उसका अर्थ मूवमेंट आप बना सकते हैं अबाउट ए पॉइंट। तो आर यहां पे डिफाइंड है, ए पॉइंट यहां पर डिफाइंड है। आप आर कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 अप टू सोन, और ए आप कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हो। ए में बी 0, ए में बी सेंट्रल वैल्यू, एनीथिंग डजंट मैटर, ठीक। तो ये है आपका एक अर्थ मूवमेंट ऑफ द सैंपल। अब हम बात करते हैं सेकेंड, अर्थ मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अर्थ मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक। तो मान लीजिए एक्स आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल। देन अर्थ मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एक्स अबाउट द पॉइंट ए इज, कैसे डिनोट होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x minus a to the power r, and I denote these are mu r dash। नोटेशन से मुझे ज्यादा मतलब नहीं होता, बस आप बात समझिए एक चीज को। अगर आप सैंपल की बात कर रहे हैं तो समीशन लेके आप आरएथ मूवमेंट बना रहे हैं, और अगर आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत डीपली आपके साथ डिस्कस किया गया होगा सेमेस्टर 1 में। अगर आपने ये डिस्कस नहीं किया है सेमेस्टर 1 में तो बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, आपको एक बार फिर से करना ही पड़ेगा ये। तो दो टाइप के आरएथ मूवमेंट हुए अबाउट सम पॉइंट ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। अब आप सोचेंगे कि सुधीर सर आप ये हमें अभी क्यों पढ़ा रहे हो? उसका रीजन है, मेरा जो मेरे बच्चों मेथड है, मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर, MOME, वो इसी बात पर बेस्ड है कि आपको आरएथ मूवमेंट की नॉलेज है या नहीं। तो चलिए, आरएथ मूवमेंट के बारे में मैंने आपसे बातें कर ली। अब ऐसा है मेरे बच्चों, MOME क्या कहता है? अब MOME के बारे में बात करेंगे, मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर के बारे में बात करेंगे। वो कह रहा है अगर किसी पॉपुलेशन के पैरामीटर का एस्टिमेटर आपको कैलकुलेट करना है बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेशन थ्योरी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कुछ मत करिए, आप अर्थ मूवमेंट अबाउट सम पॉइंट ऑफ द पॉपुलेशन को इक्वेट कर दीजिए अर्थ मूवमेंट अबाउट सेम पॉइंट ऑफ द सैंपल अर्थ मूवमेंट। मींस वैसे तो सैंपल अर्थ मूवमेंट सेम नहीं होते पॉपुलेशन अर्थ मूवमेंट के, ऑब्वियसली अलग अलग होते हैं। सैंपल तो एक सब पार्ट होता है, पॉपुलेशन पूरा सिनेरियो होता है। लेकिन ये मेथड ये कहता है कि आप अर्थ मूवमेंट ऑफ द सैंपल को इक्वेट कर दीजिए अर्थ मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन से। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो सैंपल में आप आर लेंगे वही आप पॉपुलेशन का आर लेंगे,
जो सैंपल के अबाउट पॉइंट लेंगे ए, वही पॉपुलेशन में भी आप अबाउट पॉइंट लेंगे ए। ए आप जो मर्जी ले सकते हैं, आप इन जर्नल हम 0 लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आरएथ मूवमेंट अबाउट 0 ऑफ द सैंपल इज सेम एज आरएथ मूवमेंट अबाउट 0 ऑफ द पॉपुलेशन। आर की वैल्यू 1 2 3 4 जो आपका दिल करे वो ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि जितने भी पैरामीटर आपको एस्टिमेट करने हैं, आपको आर की वैल्यू उतनी ही लेनी है, ताकि उतनी ही इक्वेशंस बन जाएं। और जब हम उन इक्वेशंस को सोल्व करें तो आपको जो पैरामीटर्स हैं वो आपको सेपरेटली टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई दे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो वो कहता है कि एमओएमई कहता है कि 1/n समीशन i goes from 1 to n x I to the power r is equal to expectation of x to the power r for all r goes from 1 2 3 up to डॉट डॉट। समझिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैंने जो ए पॉइंट था मेरे पास उसको फिक्स कर दिया, फॉर सिंप्लिसिटी 0 ले लिया। आप 0 नहीं भी लेंगे तो भी काम चलेगा, आपका जो दिल करे वो लीजिए, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैंने 0 ले लिया। तो अगर आप ये राइट हैंड साइड देखें, दिस इज व्हाट पॉपुलेशन आरएथ मूवमेंट अबाउट 0, और लेफ्ट हैंड साइड देखें तो सैंपल आरएथ मूवमेंट अबाउट 0 लिखा है। ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आर की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आर की वैल्यू कहां तक लेनी है, सिर्फ 1 लेनी है या 1 एंड 2 दोनों लेनी है या 1 2 3 तीनों लेनी है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने पैरामीटर्स के एस्टिमेटर्स बनाने हैं। मैंने रूल समझा दिया, जितने पैरामीटर्स के आपको एस्टिमेटर बनाने हैं आप उतनी ही आर की वैल्यू लेते हुए चले जाएंगे। आपका दिल करे अबाउट 0 लीजिए, आपका दिल करे अबाउट सम पॉइंट लीजिए, उस पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे इक्वेशंस को सोल्व करके जो आपके फंक्शंस बनेंगे, दीज आर द एस्टिमेटर्स ऑफ योर पैरामीटर्स। अब वो फंक्शंस आपको सेपरेट करने पड़ेंगे, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि दीज एस्टिमेटर्स आर बाय द मेथड ऑफ MOME। ये मेंशन करना पड़ता है, एग्जामिनर ये मेंशन करके देता है कि जो आपको एस्टिमेटर्स बनाने हैं वो किस मेथड से बनाने हैं। क्योंकि मैंने बोला दो अलग अलग मेथड्स का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो दो अलग अलग एस्टिमेटर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था MOME मेथड का इकलौता वे कि भाई आप सैंपल आरएथ मूवमेंट को पॉपुलेशन आरएथ मूवमेंट के बराबर इक्वेट कर दीजिए। अब मेरे बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मैंने लिए हैं और PYQ में आए हुए हैं। क्या है वो कह रहा है कि एक्स फॉलो करता है पॉइजन थीटा, तो ऑब्वियसली बात है थीटा लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। समझ गए। अब ये जो थीटा है, एक्स फॉलो पॉइजन थीटा, पॉइजन के बारे में आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ रखा है। मैंने भी अपनी जो एडिशनल स्टैटिस्टिक्स की क्लास दी थी आपको, बेसिक स्टैटिस्टिक्स 1 और 2, उनमें मैंने भी थोड़ा थोड़ा आपको समझाया था। इसीलिए समझाया था ताकि आप जब सेकंड सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स को डील करें तो कुछ बातें जो हम यूज करेंगे वो आपको पता हो। तो यहां पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आपको पता होती है। क्या पता होती है आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको पता होता है थीटा के बराबर। तो जो चीज पता है वो मैंने लिख ली। अब आपको फाइंड करना है MOME यानी कि मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो थीटा का आपको एस्टिमेटर फाइंड करना है। समझ गए। क्वेश्चन भी है मेरा, फाइंड MOME ऑफ थीटा। ठीक है जी, चलिए MOME ऑफ थीटा। तो सबसे पहले लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहां पे आप एक चीज को नोटिस करिए, एक तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पता है, ठीक है। आपको एक ही पैरामीटर एस्टिमेट करना है, तो आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन बनानी है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होती है, मेरे हिसाब से पॉपुलेशन का फर्स्ट मूवमेंट है अबाउट 0। आप चाहे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं,
है। अर्थ मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन क्या था? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या बनेगा? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट जीरो। तो अकॉर्डिंग टू रूल, सो बाई MOME मेथड, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको बराबर पुट करना पड़ेगा 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n xi के। क्यों पुट करना पड़ेगा? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है वो पॉपुलेशन का फर्स्ट मूवमेंट है, जो राइट हैंड साइड लिखी है वो सैंपल का फर्स्ट मूवमेंट है, और MOME मेथड ये कहता है, नाउ दिस इज व्हाट, एक्स बार, ये तो सैंपल मीन ही लिखा है। तो आप अगर यहां पे पुट करें तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बार, थीटा इज इक्वल टू एक्स बार, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स थीटा के बराबर है और राइट हैंड साइड में एक्स बार है। बस इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं थीटा हैट इज इक्वल टू एक्स बार। थीटा हैट सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं ये रिप्रेजेंट कर सकूं कि जो थीटा है वो एक्स बार के बराबर नहीं है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू या उसका एस्टिमेटर आपने कैलकुलेट किया है जो कि सैंपल का मीन है। तो जब एक इक्वेशन बन जाती है और फाइनली आप थीटा को इन टर्म्स ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बस थीटा के प्लेस पे आपको थीटा हैट करना होता है ताकि आप ये रिप्रेजेंट कर सकें कि ये जो थीटा हैट है ये एस्टिमेटर है थीटा का। तो यहां पे हमने क्या कैलकुलेट कर दिया कि अगर मैं पॉइजन पॉपुलेशन के अंदर थीटा का एस्टिमेटर फाइंड आउट करना चाहूं बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर, तो आंसर होगा सैंपल के मीन। अब ये अनबायस है, एफिशिएंट है, वो बात की बात है, यहां पे हमें कोई भी एक एस्टिमेटर बनाना था। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर मैं तो सेकंड मूवमेंट लेके वर्क करूंगा। हाँ बेटा, आप सेकंड मूवमेंट लेके वर्क कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सर दूसरा आएगा, हाँ आने दीजिए। तो मैंने ये कब बोला है कि मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर से जो आंसर आते हैं वो यूनिक आते हैं, सेम आते हैं? मैंने तो कभी बोला नहीं। तो बहुत सारे आंसर्स भी इस मेथड से आपको मिल सकते हैं, वेरी सिंपल। बस आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा एस्टिमेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलिए सिंपल है बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल, थोड़ा सा पैरामीटर्स को मैं बढ़ा लेता हूं। वो कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है एक्स, फॉलो करती है यूनिफॉर्म अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, फाइंड MOME ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चंस आपके PYQ में आया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऐसी पॉपुलेशन ले रहा हूं जिसके दो पैरामीटर हैं, ताकि मैं आपको अपनी कोई बात समझा सकूं। समझ गए? तो कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है मेरे पास, एक रैंडम वेरिएबल है मेरे पास, यूनिफॉर्म अल्फा कोमा बीटा। आपको अल्फा और बीटा का दोनों का एस्टिमेटर निकालना है, लेकिन बाय द मेथड ऑफ MOME, ये मेंशन करना है। ठीक है, तो अब यहां पे जैसा कि आपको पता है कि आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास दो पैरामीटर्स हैं। ठीक, तो हम थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखते हैं बच्चों कि जो पॉपुलेशन आपको दी गई है, जो रैंडम वेरिएबल आपको दिए गए हैं, क्या आपको उसके कुछ पॉपुलेशन मोमेंट्स पता है डायरेक्टली? तो उनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर नहीं पता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे दो तीन बातें पता है। एक तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मुझे पता है, जो कि बराबर है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के। ठीक, एंड एक मुझे मेरे बच्चों वेरिएंस ऑफ एक्स पता है, जो कि बराबर होता है बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर के अपॉन 12। समझ गए? लेकिन अगर आप एक चीज को यहां पर थोड़ा गौर से देखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? ये होता है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट ओरिजिन। लेकिन वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ये सेकंड मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट मीन होता है। समझ गए? वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? सेकंड मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट मीन होता है।
या अबाउट पॉइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है। तो मेरे बच्चों, जब आप यहां पर वर्क करेंगे तो आप जैसे मर्जी आप सैंपल मूवमेंट इक्वेट करिए। आप चाहे अबाउट मीन इक्वेट कर दीजिए, चाहे आप अबाउट जीरो इक्वेट कर दीजिए। बस ये ध्यान रखना होता है कि जो आप पॉपुलेशन में ले रहे हो वही आप सैंपल में ले रहे हो। तो मैंने क्या किया, बाय मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर थ्योरी, मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को इक्वेट कर दिया 1/n समीशन एक्स आई से। आई गोज फ्रॉम 1 to n, इक्वेशन नंबर 1। यानी कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट जीरो ले लिया, तो इक्वेट करना पड़ेगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ द सैंपल अबाउट जीरो, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब गौर से समझिए आप, पहली इक्वेशन में मैंने फर्स्ट मोमेंट लिया, सैंपल का फर्स्ट मोमेंट लिया, लेकिन अबाउट जीरो। जो दूसरी इक्वेशन में बना रहा हूं वो मैं ले तो सेकंड मोमेंट रहा हूं, लेकिन अबाउट जीरो लेके अबाउट मीन ले रहा हूं। तो ये सेकंड मोमेंट है अबाउट पॉपुलेशन मीन। ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू सेकंड मोमेंट अबाउट सैंपल मीन। ठीक, तो दोनों मीन के रेस्पेक्ट में ले लिया। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 को अगर मैं फिल करूं तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बार, एंड बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो। पहली इक्वेशन जो मेरी बनेगी वो बनेगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2x बार, और दूसरी जो बनेगी वो बनेगी बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 12/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर टू द अंडर रूट। तो अल्फा प्लस आ गया और बीटा माइनस अल्फा आपको मिल गया, दो इक्वेशन मिल गई। अब मेरे बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे तो पहली और दूसरी इक्वेशंस को हम, चलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर स्टार डालता हूं। बाय सॉल्विंग स्टार, तो पहले मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा 2 बीटा इज इक्वल टू 2x बार प्लस अंडर द रूट ऑफ 2 बाहर ले लिया 3/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैं अगर इसको सोल्व करूंगा मेरे बच्चों, तो बीटा हैट मुझे मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा एक्स बार प्लस अंडर द रूट ऑफ 3/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये मुझे बीटा की वैल्यू मिल गई। अब इस बीटा की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में डाल दूं, वहां से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ पुट बीटा इन अल्फा, अल्फा या इन इक्वेशन स्टार, वी गेट अल्फा हैट एज, कैसे करेंगे, अल्फा हैट जो मेरा बनेगा दैट इज एक्स बार माइनस के अंडर द रूट ऑफ 3/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये जो आया हमारा, ये एक अल्फा हैट और बीटा हैट की वैल्यू आपको मिल गई। अल्फा हैट ये रहा और बीटा हैट ये रहा, बाय द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। सर क्या हम किसी और तरीके से और मोमेंट्स को इक्वेट करके भी कैलकुलेट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। क्या ऐसा ही बनेगा जो अभी आपके सामने लिखा है? नहीं, कुछ दूसरा बनेगा। लेकिन सारे एस्टिमेटर बनेंगे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ही, कोई
प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, एक्स फॉलो एक्सपोनेंशियल थीटा। ठीक। फाइंड है, फाइंड MOME ऑफ थीटा। वेरी सिंपल है ना। तो अब अगर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल है तो कम से कम इसके बारे में आपको कुछ जानकारी होगी। कैसे? सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके बराबर है? 1/थीटा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको पता थी ना ऑलरेडी, नहीं तो कैलकुलेट करके देखनी पड़ती है आपको। तो मैं क्या करूंगा? बाई MOME मेथड, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n xi। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का फर्स्ट मोमेंट मुझे पता था, तो मैंने पॉपुलेशन का फर्स्ट मोमेंट ले लिया। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये है 1/थीटा विच इज इक्वल टू एक्स बार। सिंप्लीफाई करिए, थीटा हैट इज इक्वल टू 1/x बार। दैट्स इट। और आपको पता है कि थीटा हैट मैं क्यों लिखता हूं, मुझे पता है। थीटा हैट मैं इसलिए लिखता हूं, बात खत्म हो गई। आगे चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके PYQ एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत सिंपल हैं बच्चों। एक अपनी फेमस पॉपुलेशन लेता हूं, एक्स फॉलो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक। क्वेश्चन है, फाइंड MOME ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। सबसे पहले तो आपको पॉपुलेशन के बारे में जानकारी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू के बराबर है एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर है सिग्मा स्क्वायर के। ठीक है। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया। बस एक जगह मुझे सैंपल मूवमेंट लेना है अबाउट 0, और एक जगह मुझे सैंपल मूवमेंट लेना है, सेकंड सैंपल मूवमेंट लेना है अबाउट मीन। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को बराबर पुट कर दूंगा एक्स बार के, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स को बराबर पुट कर दूंगा 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की। बिल्कुल मैं पुट कर सकता हूं ऐसे। ऐसे अगर आप पुट करोगे तो मेरे बच्चों म्यू की वैल्यू बराबर आ जाएगी एक्स बार के, एंड सिग्मा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आ गया? बस इसको म्यू हैट लिखो, इसको सिग्मा स्क्वायर हैट लिखो। समझ में आया? तो बिल्कुल आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके टीचर्स ने कुछ डिफरेंट तरीके से MOME बनवाए हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। आप एग्जाम में कुछ भी लिखोगे काम चलेगा। बस ये ध्यान रखना, जो सैंपल मूवमेंट ले रहे हो जिस ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का आपको पॉपुलेशन मूवमेंट लेना है। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएंस पे काम कर रहा हूँ, वेरिएंस पे काम ना करके मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पे अगर काम करता तो भी वर्क मेरा वैलिड होता। बस उसके लिए मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पहले कैलकुलेट करनी पड़ती। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन मेरे बच्चों और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है? वो कह रहा है कि एक्स एक पॉपुलेशन है जो बाइनोमियल को फॉलो करती है विद पैरामीटर एन एंड टी। ठीक। फाइंड MOME ऑफ एन एंड टी बोथ। ठीक है। एक्स फॉलो करता है बाइनोमियल को एनपी, तो आपको MOME बताना है एन और पी दोनों का। लेकिन जो एन है यहाँ पे वो पैरामीटर है, सैंपल साइज नहीं है। तो इस बार अगर मैं सैंपल लूंगा तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सैंपल का साइज जो लूं मैं वो एन ना लूं, नहीं तो इस एन से और सैंपल के साइज वाले एन से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूं, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn m बी द रैंडम सैम।
रैंडम सैंपल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। तो अब यहां पे दो तीन चीजें आता है आपको। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर होता है एन पी के, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर होता है एन पी इंटू वन माइनस पी के। तो ये पॉपुलेशन मूवमेंट है अबाउट जीरो, ये पॉपुलेशन मूवमेंट है अबाउट मीन। ये फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट है फर्स्ट ऑर्डर का, और ये सेकेंड ऑर्डर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेशन, बाय MOME मेथड, NP बराबर हो जाएगा एक्स बार के, एंड NP1 - P बराबर हो जाएगा 1/m समीशन I गोज फ्रॉम 1 to m XI - X बार के होल स्क्वायर के। बिल्कुल सिंपल है, मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें मुझे नहीं दिखाई देती। अब थोड़ा सा एक बात आप समझिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और एन और पी की वैल्यू सेपरेट करनी है। तो पुट NP इन सेकंड पार्ट, मींस इस NP की वैल्यू को इस पार्ट में मैं मर्ज कर रहा हूं। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्स बार इंटू 1 - P इज इक्वल टू 1/m समीशन I गोज फ्रॉम 1 to m XI - X बार का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 1 - P इज इक्वल टू 1/x बार इंटू 1/m समीशन I गोज फ्रॉम 1 to m XI - X बार का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लिटिल बिट सोल्व करेंगे तो P हैट मेरे बच्चों आ जाएगा 1 - 1/x बार इंटू 1/m समीशन I गोज फ्रॉम 1 to m XI - X बार का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नाउ अब ये जो P हैट आ गया आपका, इसकी वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में डालिए। पुट वैल्यू ऑफ P हैट इन NP इज इक्वल टू एक्स बार, है ना। NP इज इक्वल टू एक्स बार एक इक्वेशन थी, इसमें अगर हम P की वैल्यू डालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा मेरे बच्चों? N हैट इज इक्वल टू एक्स बार अपॉन P हैट, यानी कि एक्स बार डिवाइडेड बाय 1 - 1/x बार इंटू 1/m समीशन I गोज फ्रॉम 1 to m XI - X बार का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चों P हैट मिल गया और आपको N हैट मिल गया। बिल्कुल सिंपल था ऐसा। इसमें मतलब कोई टिपिकल टास्क होती ही नहीं है, मतलब उतना टेंशन वाली बात नहीं रहती है कि भाई आपको कोई बहुत, बस आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए कि हमें एक्चुअली में वर्क करना क्या है और कैसे हम इस वर्क को करना चाहते हैं। सिंपल है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो मेरा बच्चों टॉपिक है वो है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, जिसको हम कहते हैं MLE। ये बहुत मेन है, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी ये MOME से ज्यादा बेटर माना जाता है। बट चलिए उसके उतने डीप डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको तो सिंपल एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा और आपको उसका जवाब देना है। सिंपल है बिल्कुल। तो ये दूसरा मेथड है जो किसी भी पैरामीटर के एस्टिमेटर को फाइंड करेगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हम किसी पॉपुलेशन पर दोनों मेथड लगाएंगे तो रिजल्ट दोनों से सेम भी आ सकता है और रिजल्ट दोनों से डिफरेंट भी आ सकता है। अब जो मेथड है वो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। मींस आपको एक ऐसा एस्टिमेटर बनाना है जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे। लाइक्लीहुड फंक्शन थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन हुआ होगा सेमेस्टर 1 में, नहीं भी हुआ है तो मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूं। लाइक्लीहुड फंक्शन इज नथिंग बट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और
joint probability mass function of the random sample, provided that the sample observations are independent. Provided that the sample observations are independent. समझिए आप बात को। तो सबसे पहले हम लाइक्लीहुड फंक्शन को ही डिफाइन करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए random sample from a population with probability density function or probability mass function as f of x थीटा, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो हमने एक सैंपल लिया किसी पॉपुलेशन से, जिस पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या मास फंक्शन मुझे गिवन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स थीटा। देन likelihood function, then likelihood function L is defined as, कैसे डिफाइंड होगा, this L is nothing but the function of theta which is defined as f of x1 theta into f of x2 theta up to dot dot f of xn theta। f of x1 theta क्या है, डेंसिटी फंक्शन ऑफ x1। f of x2 थीटा क्या है, डेंसिटी फंक्शन ऑफ x2। f of xn थीटा क्या है, डेंसिटी फंक्शन ऑफ xn। अब क्योंकि x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट थे, तो उनका ज्वाइंट डेंसिटी बनाने के लिए मैंने उनके मार्जिनल डेंसिटीज का प्रोडक्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल है, ठीक। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ एक्स आई थीटा। नाउ दिस इज एल थीटा। सो बेसिकली जो लाइक्लीहुड फंक्शन है एल थीटा, दिस इज प्योरली द फंक्शन ऑफ थीटा। क्योंकि यहां पे जो सैंपल आपको दे दिया गया है, स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn, ये मेरे बच्चों एक ऑब्जर्व्ड सैंपल होता है। तो मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है रैंडम सैंपल या ऑब्जर्व सैंपल। तो भले ही मैंने यहाँ पे पहले रैंडम सैंपल लिखा है, फिर रैंडम सैंपल ही होता है पहले चूज, फिर हम उसकी सैंपल वैल्यूज को डिफाइंड कर देते हैं, तो वो ऑब्जर्व्ड सैंपल बन जाता है। तो जैसे ही ऑब्जर्व्ड सैंपल ये बनेगा, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा एल थीटा, ये प्योरली फंक्शन बन जाएगा थीटा का। तो इसमें x1 x2 xn इन्वॉल्व होंगे, बट एट ए ऑब्जर्व्ड लेवल इन्वॉल्व होंगे। बाकी दिस इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब जो आपका रूल है, जो मेथड है, वो है MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। मींस वो कहता है कि आपको अगर थीटा का एस्टिमेटर बनाना है बाय दिस रूल, तो आप इस एल थीटा को, विच इज द फंक्शन ऑफ थीटा, इसको आप मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो नाम से भी मिलता है, वी मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड फंक्शन। तो अब मुझे ऐसा एस्टिमेटर कैलकुलेट करना है जो इस लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करे। समझ गए, बिल्कुल वेरी सिंपल। तो मेरे बच्चों, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करने का तरीका शायद आपको पता है। आपको पता है किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, एमएलई में, एमएलई में करना क्या है, वी मैक्सिमाइज एल थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। विद रेस्पेक्ट टू थीटा क्यों मैंने लिखा, क्योंकि पता होना चाहिए कि आप जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं वो किसका फंक्शन है। तो मैंने अभी बोल दिया, एल थीटा थीटा का फंक्शन है, तो मैक्सिमाइज भी थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। सो वी मैक्सिमाइज एल थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एल थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, पुट इट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ एल थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। यस, मैक्सिमाइजेशन की यही कंडीशन होती है। किसी भी फंक्शन को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करते हो? उसका डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू जीरो और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। और आप सिंप्लीफाई करके भी ये काम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? आप डेरिवेटिव करिए log एल थीटा का विद रेस्पेक्ट टू थीटा, उसको जीरो पुट करिए एंड डबल डेरिवेटिव करिए log एल थीटा का, ये नेगेटिव होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके मैथमेटिक्स के हैं, इनको स्टैटिस्टिक्स से मतलब नहीं है। वो ये कहता है कि आप किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करें या उसके लॉगरिथमिक को मैक्सिमाइज करें, बोथ आर सेम थिंग। यू मैक्सिमाइज सम फंक्शंस और यू मैक्सिमाइज द लॉगरिथमिक ऑफ दैट फंक्शन। आप जैसे मर्जी करिए, रिजल्ट आपका सेम आना है। तो जब हम लॉगरिथमिक लेके मैक्सिमाइज करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इजी हो जाता है। बस इतना फर्क है, और बाकी कोई डिटेल डिस्कशन की इसमें नीड आपको नहीं है। अच्छा, यहां पे एक और बात है। कभी कभी क्या होता है मेरे बच्चों, आपका जो प्रोबेबिलिटी है या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर दो पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, है ना? एक नोट करके आपको समझा देता हूं। लेट x1 x2 xn be a sample from a population with PDF or PMF as f of x theta 1 theta 2 dot dot theta k। मीन्स हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें एक से ज्यादा पैरामीटर है। सपोज के पैरामीटर है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दो तो हो ही सकते हैं इजीली। सपोज के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब आपको एमएलई निकालना है, थीटा 1 का भी, थीटा 2 का भी, थीटा के का भी, सब का निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, अगेन आप लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे। लेकिन इस बार जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा वो थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट थीटा के, सबका फंक्शन बनेगा। फंक्शन बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ एक्स आई थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट थीटा ए। ठीक है। अब एमएलई का जो रूल रहेगा वो डेल्टा एल बाई डेल्टा थीटा आई इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा स्क्वायर एल बाई डेल्टा थीटा आई स्क्वायर इज नेगेटिव। समझ गए? तो अब आपको क्या करना है, पार्शली डेरिवेटिव करना है सबके रेस्पेक्ट में। तो जितने पैरामीटर्स को भी आपको एस्टिमेट करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाइए, उनको पार्शली डिफरेंशिएट करिए, पुट इट इक्वल टू जीरो, और डबल डेरिवेटिव की कंडीशंस को चेक करिए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log एल बाई डेल्टा थीटा आई पुट इट इक्वल टू जीरो एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log एल इज नेगेटिव। अब जैसे मर्जी करिए। ये रूल तब एप्लीकेबल है जब आपका जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करता है अपने अंदर या कंटेंट करता है। तो बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें दो पैरामीटर होते हैं, तो दोनों का अगर आपको एमएलई चाहिए तो लाइक्लीहुड फंक्शन बनाइए जिसमें दोनों पैरामीटर इन्वॉल्व होंगे। पहले आप एक के रेस्पेक्ट में करिए, फिर आप दूसरे के रेस्पेक्ट में करिए, तो सिंपली आपका जो है एमएलई आपको मिल जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है कि आपको लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। अगर डेरिवेटिव वाली बात हमेशा वैलिड नहीं रहती तो आप किसी दूसरे तरीके से भी लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है। देयर आर सो मेनी वेज। तो सबसे पहले हमने क्लास में डिस्कस किया कि लाइक्लीहुड फंक्शन होते क्या है। बच्चों, लाइक्लीहुड फंक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। फिर एमएलई यानी कि
मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल सिंपल है। एक पैरामीटर है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर बहुत सारे पैरामीटर है तो आपको सबके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या है? एक्स फॉलो पॉइजन थीटा, फाइंड MLE ऑफ थीटा। एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन थीटा को, आपको फाइंड करना है MLE ऑफ थीटा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करना है किसका? थीटा का। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, लेकिन जब भी आप MLE फाइंड करोगे, आपको पॉपुलेशन का डेंसिटी फंक्शन या मास फंक्शन पता होना चाहिए, ताकि आप लाइक्लीहुड फंक्शन बना सके। तो अगर आप लोग लाइक्लीहुड फंक्शन ही नहीं बना पाओगे तो मैक्सिमाइज कैसे करोगे उसको? तो जैसे कि यहां मैंने लिखा है कि एक्स फॉलो पॉइजन थीटा, आपको पता है कि पॉइजन एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। ठीक, तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप पी एक्स थीटा से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या होता है? ई टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ऑब्वियसली बात है। ठीक है, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn be an observed sample। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने जानबूझ के ऑब्जर्व्ड सैंपल लिखा है, क्योंकि सैंपल हम आपको दे देते हैं। आप रैंडम सैंपल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में जाके वो थीटा हैट बनाएंगे, बन जाएगा। ऑब्जर्व्ड सैंपल मैंने बनाया। सो L इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ I गोज फ्रॉम 1 to n P of xi theta। now this is what? Product of I goes from 1 to n e to the power minus theta, theta to the power xi divided by xi फैक्टोरियल। आप इस प्रोडक्ट को सोल्व करोगे तो बनेगा e टू द पावर माइनस के n थीटा इंटू थीटा टू द पावर समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल। आई गोज फ्रॉम 1 टू n, और यहाँ पे भी आई गोज फ्रॉम 1 टू n। ये किसके बराबर बन रहा है? लाइक्लीहुड के बराबर बन रहा है। अब इसमें पैरामीटर एक ही है, तो आप यहां पे भी इसका जो है डेरिवेटिव करके पुट कर सकते हो, लेकिन सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग ले लेते हैं। तो क्या होगा? log L इज इक्वल टू माइनस के n थीटा प्लस समीशन एक्स आई इंटू log थीटा माइनस समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n log ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल। log की कुछ कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज मैंने इस्तेमाल करी हैं, ऑब्वियसली आपको पता होंगी। अब हमें क्या करना है? रूल है मैथमेटिक्स का कि आप एल को मैक्सिमाइज करें या लोग एल को मैक्सिमाइज करें, सेम बात है। सुन, अब हमें लोग एल को मैक्सिमाइज करना है, तो कैसे करते हैं? डेल्टा लोग एल बाई डेल्टा थीटा को पुट इट इक्वल टू 0 करते हैं। चलिए, दिस इंप्लाइज व्हाट? जब आप एल के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? माइनस के एन प्लस के समीशन एक्स आई, आई गोज फ्रॉम 1 टू एन, आई गोज फ्रॉम 1 टू एन इंटू 1 अपॉन थीटा माइनस के 0। ठीक है, और क्या करते हैं इसको? पुट इट इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप मेरे बच्चों इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा थीटा हैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई। नाउ दिस इज नथिंग बट सैंपल मीन। ठीक है, अब आप अगर इसको गौर से देखें, जो एमएलए आपका आने वाला है वो किसके बराबर है? एक्स बार के। ठीक, अब नाउ एक बार डबल डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं। डेल्टा स्क्वायर लोग एल बाई डेल्टा थीटा स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? मेरे हिसाब से माइनस के समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई इंटू 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, एंड दिस इज नथिंग बट नेगेटिव। ठीक, तो मेरे बच्चों, आपको क्या मिला? थीटा हैट एम एल ई is x bar, which is sample mean, and point to be noted, which is same as
द MOME, क्योंकि पॉइजन के केस में जो MOME आया था वो भी x बार ही था। ये बाय डिफॉल्ट है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि MOME और MLE दोनों सेम ही आएंगे, कहीं पे सेम भी आ सकते हैं और कहीं पे डिफरेंट भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन मेरे बच्चों हमारे पास हुआ करते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कैसे बनेगा। उसके लिए आपको जो पॉपुलेशन है उसका डेंसिटी फंक्शन या उसका मास फंक्शन आपको पता होना चाहिए। चलिए सिंपल है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलता हूं मेरे बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक्स फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल थीटा। क्वेश्चन है फाइंड MLE ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन मैंने MOME में भी लिया था, लेकिन यहाँ MLE निकाल रहा हूं। तो चलिए जी सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको MLE निकालना है तो आपको PDF या PMF पता होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पॉपुलेशन आपकी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में जो fx थीटा होता है डेंसिटी फंक्शन एक्सपोनेंशियल का, वो थीटा इंटू e⁻−θx के बराबर बन के आता है। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब लेट वही सब चीजें x1 x2 xn बी द सैंपल, so this implies likelihood function L theta is what? Product of I goes from 1 to n f of xi theta. Now this is what? Product of I goes from 1 to n theta into e⁻θ xi. Now this is equal to theta to the power n into e⁻ के theta summation xi, I goes from 1 to n। ये किसके बराबर आ रहा है? L थीटा के। ठीक है, अब आपको L थीटा को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले मैं लोग ले लेता हूं, क्योंकि लोग लेने से चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं बस। एन log थीटा माइनस के थीटा इंटू समीशन एक्स आई गोज फ्रॉम 1 टू। नाउ रूल क्या है? डेल्टा log L बाई डेल्टा थीटा। नाउ दिस इज व्हाट? एन अपॉन थीटा माइनस के समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई। पुट इट इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरे बच्चों जो थीटा हैट बन के आएगा विच इज 1 अपॉन एक्स बार। ठीक है, नाउ डबल डेरिवेटिव चेक कर लीजिए। डेल्टा स्क्वायर log L बाई डेल्टा थीटा स्क्वायर इज व्हाट? माइनस के n अपॉन थीटा स्क्वायर विच इज नेगेटिव। तो यहां पे आपको क्या मिला? थीटा हैट MLE इज 1 अपॉन एक्स बार। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल है चीजें, ऐसा कोई टिपिकल टास्क इन चीजों में देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये एकदम आसान होती हैं चीजें, ऐसा कोई टफ नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता है कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, फिर शायद नहीं हो पाएगा कुछ। चलिए खैर, अगले क्वेश्चंस पे चलता हूं मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चों वेरी सिंपल है, लेकिन एग्जाम में क्योंकि आता है तो हमें थोड़ा सा एक बार इसको देखना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स फॉलो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर, फाइंड MLE ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर बोथ। अब यहां पे खास बात क्या है कि मैंने ऐसी पॉपुलेशन ली है जिसके अंदर दो पैरामीटर है, जिसके अंदर दो पैरामीटर है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, और दोनों का आपको MLE बनाना है। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो पॉपुलेशन आपने ली है उसका डेंसिटी फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लाइक्लीहुड फंक्शन बना सके। तो सबसे पहले तो डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x
म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर है? 1/सिग्मा अंडर द रूट ऑफ 2 पाई e⁻⁻के 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ये आपका डेंसिटी फंक्शन आ गया। लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी द गिवन सैंपल। जैसे मर्जी आप लिखिए, मैं बार बार इसीलिए अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं। कभी ऑब्जर्व सैंपल लिख देता हूं, कभी गिवन सैंपल, कुछ भी, मतलब आप समझ रहे होंगे इन चीजों को। बी द गिवन सैंपल, तो दिस इंप्लाइज आपका जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा एल, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई म्यू सिग्मा स्क्वायर। वैल्यू जब इसमें डालोगे तो आ जाएगा 1/सिग्मा अंडर द रूट ऑफ 2 पाई टू दी पावर n इंटू e⁻⁻के 1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये बन के आ गया। अब आपको क्या करना है? अब इसका log ले लेते हैं। log l किसके बराबर होगा मेरे बच्चों? n/2 log सिग्मा स्क्वायर माइनस के एंड माइनस के n/2 log 2 पाई माइनस के 1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। मैंने अंडर रूट हटा के n की पावर हाफ कर दी तो वो n/2 आ गया। ये सब log की प्रॉपर्टी है, इतना आपको पता हो। चलिए, नाउ मेरे बच्चों, नाउ फॉर mle क्या करेंगे? डेल्टा log l बाई डेल्टा म्यू पुट इट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज व्हाट? जब म्यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो पहली दोनों टर्म का डेरिवेटिव जो है 0 बनेगा, जो लास्ट वाली टर्म है उससे कुछ मिलने वाला है। तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा माइनस के 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू इंटू -1 पुट इट इक्वल टू 0 करोगे, इक्वेशन को सोल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू मिलेगी आपको सैंपल के मीन के बराबर। ठीक, नाउ डेल्टा log l बाई डेल्टा सिग्मा स्क्वायर पुट इट इक्वल टू 0 इंप्लाइज। अब देखिए, सिग्मा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं, सिग्मा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा दैट इज माइनस के n/2 इंटू 1/सिग्मा स्क्वायर। दूसरी टर्म वाला जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, और जो थर्ड वाली टर्म है दैट इज माइनस के 1/2 इंटू माइनस के 1/सिग्मा टू दी पावर 4 इंटू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर पुट इट इक्वल टू 0। मेरे बच्चों, जैसे ही आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनेगी। सिग्मा स्क्वायर आपका बन जाएगा 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब ये आपने एस्टिमेटर निकाले हैं, तो बाई इक्वेशन अगर हम डीपली डिस्कस करें, सिंस म्यू इज इक्वल टू एक्स बार आया, नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? म्यू हैट इज इक्वल टू एक्स बार, सो दिस इंप्लाइज सिग्मा स्क्वायर हैट इज इक्वल टू 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू हैट का होल स्क्वायर विच इज सेम एज 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल था, कोई भी ऐसा इसमें टिपिकल टास्क नहीं है, है ना? तो हमने क्या कर दिया, हमने म्यू का भी एमएलए निकाल दिया विच इज एक्स बार, और हमने सिग्मा स्क्वायर का भी एमएलए निकाल दिया विच इज 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब इतना भी सिंपल नहीं है, बट आप अगर गौर से इन चीजों को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो ये चीजें वर्क करती हैं मेरे बच्चों। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर मेरा था 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये मेरा फेवरेट है। समझ गए, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अब ये फेवरेट क्यों है, अभी आपको पता लगेगा। मान लीजिए मेरे पास एक पॉपुलेशन है यूनिफॉर्म, अल्फा कोमा बीटा। क्वेश्चन है, फाइंड MLE ऑफ अल्फा एंड बीटा बोथ। तो अल्फा और बीटा का MOME भी मैंने निकलवाया था, आज मैं MLE निकलवा रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको डेंसिटी फंक्शन पता होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। समझ गए? चलिए, अब लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी द गिवन सैंपल। अब मेरे बच्चों ये गिवन सैंपल हो गया, बट क्योंकि आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन सॉरी नॉर्मल नहीं यूनिफॉर्म है, तो सबकी डेंसिटी फंक्शन बिल्कुल सेम है। तो यहां पे जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा एल, वो किसके बराबर बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन बीटा माइनस एल्फा टू दी पावर n। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यहां से हम लोग ले लेते हैं। क्या मिलेगा? log l विच इज माइनस के n टाइम्स log बीटा माइनस अल्फा, माइनस के n टाइम्स log बीटा माइनस अल्फा। ओके, रूल क्या है? डेल्टा log l बाई डेल्टा अल्फा पुट इट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपको। फिर डेल्टा log l बाई डेल्टा बीटा पुट इट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो चलिए जी, जरा डेल्टा log l बाई डेल्टा अल्फा अगर हम करें, तो माइनस के n इंटू 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू माइनस के 1 पुट इट इक्वल टू 0। ठीक, जब आप इसको पुट इट इक्वल टू 0 करोगे, तो कोई सॉल्यूशन आपको यहां से नहीं मिलेगा। सिमिलरली, डेल्टा log l बाई डेल्टा बीटा पुट इट इक्वल टू 0 जब आप करोगे, तो माइनस के n 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू 1 पुट इट इक्वल टू 0 करोगे, तो फिर से भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या अल्फा और बीटा के MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, नहीं निकाले जा सकते हैं? आंसर है नो, निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस मेथड से नहीं निकाले जा सकते जो मेथड अभी आप इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मैंने शो कर दिया कि ये जो मेथड था, इससे सॉल्यूशन आपका नहीं मिलेगा। लेकिन मैथमेटिकली इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई दूसरे तरीके से सॉल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, अब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। सिंस L इज व्हाट 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा टू दी पावर n, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए, है ना। अब ये जो इक्वेशन नंबर आपने 1 डाली है, आपको क्या करना है? L को मैक्सिमाइज करना है। माई क्लेम इज L इज मैक्सिमम व्हेन बीटा माइनस अल्फा इज मिनिमम। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अल्फा ओ सॉरी L किसके बराबर है? 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा की पावर n। तो चलो n को 1% के लिए अगर मैं भूल भी जाता हूं, तो 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, L की वैल्यू उतनी ही मैक्सिमम बनेगी। तो L मैक्सिमम कब बनेगा? जब बीटा माइनस अल्फा मिनिमम बनेगा। और बीटा माइनस अल्फा मिनिमम कब बनेगा? व्हेन बीटा इज मिनिमम एंड अल्फा इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अल्फा को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। बीटा को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आपके दिमाग में आ गया।
अगर आप अल्फा को मैक्सिमाइज कर पाए और बीटा को मिनिमाइज कर पाए तो आपका जो एल है वो मैक्सिमाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चों, ठीक है। अब सिंस जो आपकी पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म अल्फा कोमा बीटा, तो कन्फर्म एक्स जो है वो लाइज करेगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा। डन बात है। लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी द ordered sample। पॉइंट टू बी नोटेड, आज एक नई टर्म का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, दैट इज ऑर्डर्ड सैंपल, जिसको लिखने का ये तरीका होता है x(1), x(2), x(n)। इसका मतलब है ये जो सैंपल आपके सामने लिखा गया है ये कोई ऑर्डिनरी सैंपल नहीं है, ये ऑर्डर्ड सैंपल है। ऑर्डर्ड सैंपल का मतलब है कि जो x1 की वैल्यू होगी वो कन्फर्म छोटी होगी x2 से, कन्फर्म छोटी होगी x3 से, कन्फर्म छोटी होगी xn से। ऑर्डर्ड सैंपल का मेरे बच्चों ये मतलब होता है। अब आप समझिए मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर रैंडम वेरिएबल x की सारी वैल्यूज अल्फा और बीटा के बीच में है तो ऑब्वियसली बात है कोई भी सैंपल आप लें वो भी अल्फा और बीटा के बीच में ही बिलोंग करेगा। तो क्या मैं ये कह दूं कि अल्फा इज लेस देन इक्वल टू x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 डॉट डॉट इज लेस देन xn इज लेस देन इक्वल टू बीटा? यस, क्योंकि पूरा x अल्फा और बीटा के बीच में बिलोंग कर रहा है तो सैंपल भी अल्फा और बीटा के बीच में बिलोंग करेगा। भाई पूरा रैंडम वेरिएबल जो है, पॉपुलेशन जो है अल्फा और बीटा के बीच में है, तो उसका कोई भी आप सैंपल बनाओ वो भी तो बीच में ही आएगा। सैंपल मैंने इसलिए बनाया ऑर्डर्ड सैंपल ताकि मुझे उसका ऑर्डर्ड पता हो। अब आप एक बार बताइए, आपको अल्फा क्या चाहिए था? मैक्सिमम। बीटा क्या चाहिए था? मिनिमम। काम खत्म। अल्फा मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है? x1 के। और बीटा मिनिमम किसके बराबर हो सकता है? xn के। तो मेरे बच्चों अल्फा हैट विच इज इक्वल टू व्हाट? मिनिमम ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन विच इज x1, क्योंकि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू x1 के बराबर हो सकती है। बीटा हैट विच इज इक्वल टू maximum of the sample observation which is nothing but xn। तो बच्चों अल्फा हैट एम एल ई बराबर आया x1 के और बीटा हैट एम एल ई बराबर आया xn के। दैट्स इट। तो कोई जरूरी नहीं है, जो ट्रेडिशनल तरीका मैंने आपको समझाया कि भाई उसी से आप लाइक्लीहुड फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मेरे बच्चों। और बहुत सारे तरीकों से भी ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को फिर से देखें, जब वैसे ऑप्टिमाइज नहीं हुआ तो हमने एल को बना लिया। अब एल तब मैक्सिमम होगा जब बीटा माइनस अल्फा मिनिमम होगा। बीटा माइनस अल्फा मिनिमम तब होगा जब बीटा मिनिमम होगा और अल्फा मैक्सिमम होगा। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू x1 दिख रही है और बीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि बीटा का लोअर बाउंड है xn, अल्फा का अपर बाउंड है x1, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू x1 तक जा सकती है। बीटा की मिनिमम वैल्यू xn तक आ सकती है। तो बीटा का जो मिनिमम है वो है xn, जो कि सैंपल का मैक्सिमम है। अल्फा का जो मैक्सिमम है वो है x1, जो कि सैंपल का मिनिमम है। समझ गए? तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ऐसे हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।